इज विजिबल। आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट क्या था, जॉन डाल्टन ने किसके बारे में बताया था, एटम के बारे में बताया था। उसने क्या कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड अ एटम। उसने कहा था कि जो मैटर है, मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास, वो किससे मिलके बनी होती है, एक छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि जिसकी फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, वो उससे मिलके बनती है। और उन स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। अब उन्होंने बोला है क्या बेटा, क्लियर नहीं है। देखो वो क्या कह रहे हैं, डेल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी चीज इस यूनिवर्स के ऊपर किससे मिलके, कोई भी चीज, उस कोई भी चीज को क्या बोल देते हैं, मैटर। वो किससे मिलके बनी होती है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। देखो जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है, ये पेंसिल किससे मिलके बनी हुई है, लकड़ी के बुरादे से मिलके बनी हुई है ना। और इसके अंदर जो ये काले रंग का सिक्का है, जिसको हम लेड बोलते हैं, ये क्या है, कार्बन है पाउडर फॉर्म में, जिसको हमने एक पेंसिल की फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है। अब अगर मैं ये पेज की बात करूं, ये पेज कैसे बना हुआ है, ये भी तो लकड़ी से मिलके बना हुआ है ना। लकड़ी को पहले पीसा जाता है, फिर उनकी शीट्स बनाई जाती है, फिर शीट को पेज में कन्वर्ट करते हैं। यस और नो। अब जैसे घर में अपने चीनी यूज करते हो, चीनी एक क्रिस्टल की फॉर्म में है, अगर आप उस चीनी को पीसोगे तो वो बुरादा बनेगी कि नहीं। चौक है, चौक को आप पीसोगे, चौक का भी बुरादा बनेगा। ईंट है, ईंट को पीसोगे, उसका भी बुरादा बनेगा। तो वो सारी चीजें, कोई भी चीज है, जैसे लकड़ी है, तुमने घरों में अपने दरवाजे बनते हुए देखा होगा, बेड, फर्नीचर। वो कारपेंटर क्या करता है, वो लकड़ी को घिसता है तो उसमें से वो बुरादा उड़ता है ना, उड़ता है कि नहीं। तो कोई भी चीज बेटा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। अब क्लियर है। तो क्या कहते हैं कि किसी एलिमेंट का एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम, उसका साइज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। कि किसी एक एलिमेंट का, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम्स है, उसका शेप, साइज, मास क्या होगा, सेम। देखो मैं अभी एग्जांपल से बताती हूँ तुम्हें ये भी। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कहते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कि अगर अलग अलग एलिमेंट है, तो उनके जो एटम्स होंगे, उनका मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग। देखो कैसे, अगर मैंने, देखो मैंने कहा मेरे पास दो मेटल हैं, एक मेरे पास गोल्ड है और एक मेरे पास सिल्वर है। एक गोल्ड का एलिमेंट है और एक सिल्वर का एलिमेंट है। तो गोल्ड का एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है, गोल्ड के एटम से मिलके बना होगा। यस और नो। सिल्वर का एलिमेंट सिल्वर के एटम से मिलके बना होगा। तो गोल्ड का एलिमेंट है, गोल्ड के एलिमेंट में गोल्ड के सारे एटम का शेप, साइज, मास क्या होगा, सेम। ऐसी सिल्वर में, सिल्वर एलिमेंट के अंदर सिल्वर के एटम का शेप, साइज, मास क्या होगा, सेम। बट अगर मैं गोल्ड के एलिमेंट को सिल्वर के एलिमेंट से कंपैरिजन करूं, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हो गए ना, तो इन दोनों अलग अलग एलिमेंट की शेप, साइज, मास अलग अलग होगा कि नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर हैविंग अ सेम शेप, साइज एंड मास। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर शेप, साइज एंड मास। क्लियर है बेटा थर्ड पॉइंट। अब देखो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और सेकंड पॉइंट क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम है उसका साइज, शेप एंड मास। अब फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, वो कहते हैं एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, चाहे एक ही तरह के एलिमेंट या फिर अलग अलग तरह के एलिमेंट के एटम
आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। कैसे, देखो जैसे मैंने कहा ये हाइड्रोजन एक एटम है, ये दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन किया तो इसने क्या बनाया, H2। H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल। ऐसे मैंने कहा एक हाइड्रोजन का एटम है, उसने ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करा तो उसने क्या बनाया, H2O। ये क्या है, एक कंपाउंड। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट या फिर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। क्लियर है बेटा, क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखो, वो कहते हैं व्हेन एटम कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म अ कंपाउंड दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। वो क्या कहते हैं, देखो अगर मैं कहूं इसमें H और H आपस में कंबाइन कर रहे हैं, किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, 1:1 में, तभी तो H2 बना। अब H और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, 1:8 में, तभी तो H2O बना। ये पीछे भी कराया ना मैंने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन वाला सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है ये। वो क्या कहते हैं कि एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशो में बाय मास। वो रेशो 1:1 भी हो सकती है, 1:2 भी हो सकती है, अगर 3 एलिमेंट होंगे तो 1:2:3 रेशो कुछ भी हो सकती है। क्लियर है बेटा। फिर अब देखो वो सिक्स पॉइंट में क्या कहते हैं, ये तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन वाला है, ठीक है। और जो 6 पॉइंट है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की तरह है। वो क्या कहता है कि एटम ऑफ टू एलिमेंट में कंबाइन इन अ डिफरेंट रेशो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। वो कहते हैं कि अगर, वही देखो वही एग्जांपल आ गया, CO2 और CO, अगर कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन करेंगे तो CO2 बनेगा, अगर ये 3:4 में कंबाइन करेंगे तो CO बनेगा। तो यही है हमारे पास, उन्होंने कहा एटम ऑफ टू एलिमेंट कंबाइन इन अ डिफरेंट रेशो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। यानी कि अगर दो एलिमेंट कौन से हुए, कार्बन और ऑक्सीजन, अगर ये अलग अलग रेशो में कंबाइन करेंगे तो ये अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे। क्लियर है बेटा ये भी पॉइंट। उसके बाद 7th पॉइंट देखो, वो क्या कहते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम एक छोटा सा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कोई भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, आपने 10th क्लास में भी बहुत सारी रिएक्शंस करी हैं, अभी भी मैं आपको जैसे ये रिएक्शंस लिख के दिखाती हूँ, तो इन रिएक्शंस में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, सारे एटम्स ही तो लिखते हैं हम, एटम ही लिखते हैं ना। जैसे मैंने देखो यहाँ पर ऊपर आपको एग्जाम्पल बताया, इसमें हाइड्रोजन के 6 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, इस पूरे फॉर्मूले में नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है। या फिर मैंने जैसे आपको कुछ भी एग्जाम्पल बताया तो उन सब एग्जाम्पल में अगर मैंने H2O लिखा, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम है, CH4 लिखा, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन के एटम है। तो कोई भी रिएक्शन होती है या कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, उसमें एटम पार्टिसिपेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि एटम सबसे छोटा होता है। क्लियर है। अब क्या कहते हैं लास्ट पॉइंट, वो कहते हैं एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितने के बाद बेटा लिमिटेशंस देखो, जॉन डाल्टन ने क्या क्या नहीं डिस्कवर करा था, उसने मैटर के बारे में और एटम के बारे में पॉइंट्स बता दिए, बट उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास ऑफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को अपने इन पॉइंट्स में नहीं बताया। देखो इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन बता दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता दिया, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मास इसने नहीं बताया। और इसने क्या नहीं बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है अगर उनका डिफरेंट मास और साइज या कुछ भी उनकी वैलेंसी होती है वो क्यों होती हैं, उसने वो एक्सप्लेन नहीं करा। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो तुमने दो वर्ड सुने होंगे, आइसोटोप और आइसोबार। तो जॉन डाल्टन ने आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बताया ही नहीं है। उसने ये नहीं बताया कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होती हैं या जो एटम्स होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, वो एक दूसरे से। अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया
मैंने तुम्हें बोला कि गोल्ड एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट के अंदर गोल्ड के एटम है। अब इनके अंदर कौन से हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे ये गोल्ड के एटम एक दूसरे से जुड़ के क्या बना रहे हैं, गोल्ड का एलिमेंट बना रहे हैं। तो उसने ये नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम ये भी एक्सप्लेन नहीं करा, जो बाद में एक्सप्लेन किया गया था। क्लियर है बेटा? दीज आर द लिमिटेशंस। एक फर्स्ट लिमिटेशन, इसने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं एक्सप्लेन करा। इसने आइसोटोप आइसोबार नहीं एक्सप्लेन करे। इसने बाइंडिंग फोर्स क्या था उन मैटर के बीच में ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। क्लियर है बेटा सबको?